Hello students, how are you? Fine. So now today we want to discuss rolling of a spherical body on an inclined plane. Inclined plane के ऊपर body roll कर रही है. तो हम क्या calculate करना चाह रहे हैं? To calculate velocity acquired by body on reaching the bottom. तो क्या प्रॉब्लम है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है. जैसे सपोज करो ये आपका इस तरीके से बन गया. ये क्या है? इस टाइम इंक्लाइंड प्लेन है. तो अगर हम बॉडी को इस पॉइंट से टॉप से रोल करवाते हैं फ्रॉम दिस वेरी पॉइंट, तो ये इस तरीके से रोल करती हुई विदाउट स्लिपिंग नीचे को आ रही है. अगेन माइंड दिस थिंग, जब लिखा नहीं है तो दैट मीन्स अंडरस्टूड इट इज विदाउट स्लिपिंग. तो ये इस तरीके से रोल करते हुए नीचे आके इस बॉटम पे पहुंच रही है. नाउ दिस इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ए एंड दिस इज द बॉटम और यू कैन से लोअर मोस्ट पॉइंट बी. तो हमें ये देखना है हाउ मच वेलोसिटी विल बी एक्वायर्ड by this spherical body on reaching the bottom. तो इसमें सबसे पहले हम क्या कंसिडर कर लेते हैं कि लेट अस कंसिडर मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू क्या लेना? स्मॉल एम. चलो स्मॉल एम ले लिया. ठीक हो गया. अब जब बॉडी ए पॉइंट पे है तो उसके पास बॉडी इज एट रेस्ट. तो नाउ पोटेंशियल energy of body at point A. तो बेटा बॉडी यहां पड़ी है एंड मास है h हाइट पे है, तो नेचुरली पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh. एंड व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट A? दैट इज 0 बिकॉज बॉडी इज एट रेस्ट. अब बॉडी कहाँ पहुंच गई? लोअर मोस्ट पॉइंट पे. नाउ वी विल कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑन रीचिंग बॉटम पॉइंट बी. तो अब बेटा बॉडी ने क्या किया? रोल किया. सो दैट मीन्स बॉडी हैज गॉट बोथ ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन. तो इसलिए हमारे पास आएगा सम ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. एंड व्हाट विल बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट बी. हाँ जी, जब बेटे आपने इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया, दिस इज द बॉटम, तो बॉटम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? 0. सो नाउ यू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के द टोटल सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट. सो नाउ फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कौन सी एनर्जी बेटे? मैकेनिकल एनर्जी विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल. तो ए पॉइंट पे बेटे क्या है? mgh, क्योंकि ये 0 है. बी पॉइंट पे क्या है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये 0 है. तो यानी कि हम इसमें मैंने आपको समझाने के लिए ये सारा किया. अदरवाइज बड़ी सिंपल सी बात है कि पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट द बॉटम. आ गया. अब इसमें आपके पास ये हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर. अब इसको भी बेटे अगर v की फॉर्म में लाना है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ओमेगा को क्या लिख सकते हो? v बाय आर. तो जैसे आपने मास ऑफ बॉडी m लिया है तो यहाँ आप एक्सप्लेन कर दोगे कि रेडियस जो है उस बॉडी का कितना है, दैट इज r. अब इसमें हाफ एम वी स्क्वेयर कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 1 प्लस आई अपॉन एम
आर स्क्वायर। और इधर ये क्या है बेटे, mgh। अब m से m कैंसिल हो गया। अब 2 को इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन गया, 2gh। ठीक है, दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। सो देयरफॉर व्हाट इज v स्क्वायर, 2gh अपॉन, ये इधर चला गया, 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। So that means what are you getting, v? V is equal to under root 2gh upon 1 plus I upon mr square. So that means this is the linear velocity possessed by the spherical body on reaching the bottom. Clear? अब चलो, अब देखो पेपर में जब आपने काम करना है ना, वहाँ कोई ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जी तुम्हें वहाँ पर ये लिखाएगा कि ये बेटा ये वर्क पावर एंड एनर्जी से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है लॉस ऑफ मोशन से है, ये रोटेशनल मोशन से है। यू हैव टू सी द कॉन्सेप्ट। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए कि हम ये करते आए हैं कि अगर मान लो बॉडी सिर्फ स्लाइड करती, मैं क्या कह रही हूँ, अगर बॉडी सिर्फ स्लाइड करती, तो जब स्लाइड करती है तो कौन सी मोशन है, सिंपल ट्रांसलेशनल मोशन है। फिर आप क्या लिखते हो, आपने फिर क्या लिखना था, mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो v क्या आना था, 2gh अंडर द रूट। तो प्लीज बेटा अपने माइंड में ये क्लियर कर लीजिए कि जब बॉडी h हाइट से फॉल कर रही है, जो हम ऑलरेडी आगे करते आए हैं, जब वो फॉल कर रही है ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ऑन रीचिंग द सरफेस, उसके पास कितनी वेलोसिटी बनती है, 2gh अंडर द रूट। वो स्लाइड कर रही, उसकी मोशन सिर्फ एक है, ट्रांसलेशनल है। लेकिन जब बॉडी रोल कर रही है, यानी कि उसमें रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन है, तो वो ही वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या बन गया, 2gh अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये आपके पास बन गई कि क्या वेलोसिटी बॉडी एक्वायर करेगी ऑन रीचिंग द बॉटम। अब आप इसमें फॉर डिफरेंट बॉडीज, जैसे कि क्या आपने सॉलिड स्फीयर लेना है, हॉलो स्फीयर लेना है, उसके अकॉर्डिंगली आप बेटा इसमें वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर सकते हो और उनके कॉरस्पॉन्डिंगली आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू जो है वेलोसिटी की अलग अलग आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे हमने लेना है। मेरा ख्याल है कि अब हम इस टाइम पे काफ़ी क्लैरिटी ले चुके हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है कि जब ये बॉडी यही अपना रोल कर रही है इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, अब हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, एक्सेलरेशन possessed by the body, acceleration possessed by body। देखो ना बच्चे, ऊपर वेलोसिटी 0 थी, नीचे आके वेलोसिटी v हो गई, तो दैट मीन्स क्या हुई, एक्सेलरेशन है ना। तो नाउ वी वांट टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आप इस v से ही कैलकुलेट कर सकते हो। यस, कैसे, आप बेटा ये ए बी जो इंक्लाइन प्लेन है, इसकी मान लीजिए कि L जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि जब वो मूव कर रही है वो तो इसी डिस्टेंस पे चल रही, तो L क्या है, लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन है, H क्या है, हाइट है उस इंक्लाइन प्लेन की। ठीक हो गया। अब आप सिंपल लगाओ कि v जो, अब आपके पास जब ये बेटे ये v वैल्यू आई है, ये तो आपके पास लीनियर स्पीड ही आई है ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर लीनियर मोशन का सिंपल फॉर्मूला लगा लेती हूँ कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा सकती हूँ ना मैं। तो अब v स्क्वायर माइनस टॉप पे क्या था 0,
2a डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज l, तो सिंपल फॉर्मूला आ गया। अब v स्क्वायर कितना है बेटा, 2gh अपॉन 1 प्लस I अपॉन mr स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2a इंटू l। अब l को हम इन टर्म्स ऑफ h लिख सकते हैं। मान लो बेटा ये थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बन गया, तो व्हाट इज h बाय l, परपेंडिकुलर साइड ओवर हाइपोटेन्यूज, दिस इज साइन थीटा। सो दैट मीन्स व्हाट इज l, l विल बी h अपॉन साइन थीटा। तो दैट मीन्स ये मैंने जो लिखा 2al, तो l को मैं लिख दिया h बाय साइन थीटा। ठीक हो गया, h से h कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो तुम्हारे पास क्या बन गया बेटा, g अपॉन 1 प्लस i ओवर mr स्क्वायर, है ना, क्योंकि 2h कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू a अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो व्हाट इज a, a विल बिकम g साइन थीटा upon 1 plus I over mr square. So this is the value of acceleration. So acceleration possessed by body when it is rolling on an inclined plane without slipping. ये क्या है बेटा, acceleration of a body rolling down an inclined plane without slipping. That is when it is possessing both translational and rotational motion. तो अब भी आप देखो बच्चे ध्यान से, अब आप कंपेयर करो, आपने जो पिछले चैप्टर किया लॉस ऑफ मोशन में किया, अगर आप h हाइट से किसी बॉडी को स्लाइड करवाते हो, है ना, तो उसमें आपके पास एक्सेलरेशन क्या आती है, g साइन थीटा नहीं होती। जब आप यहाँ बेटा वेट mg ले लेते हो, mg cos थीटा कैंसिल हो जाता है, तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन कितनी बनती है, g साइन थीटा। सो दैट मीन्स अब ऑब्वियसली बेटा यही देख लो, कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो। देखो जब हमने सिर्फ बॉडी की ट्रांसलेशनल मोशन ली, जब मैं कह रही हूँ स्लाइड कर रही, तो ट्रांसलेशनल मोशन आएगी, तो देन आई विल बिकम जीरो। क्या होगा, आई विल बिकम जीरो, तो आपके पास इज इक्वल टू जी साइन थीटा। यहां भी देख लो, व्हेन देयर इज ओनली ट्रांसलेशनल मोशन आई इज जीरो, तो v इज 2gh अंडर द रूट। तो इसलिए अपने माइंड में बेटर क्लियर कर लीजिए कि रोलिंग मोशन में ये एक्सप्रेशंस आने हैं, और अगर हम उसमें ये ले लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन, तो आई जीरो हो जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हम इसमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर। कि मान लो सॉलिड स्फीयर को हमने रोल डाउन करवाया, तो बेटे क्या बनेगी, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय mr स्क्वायर, तो इट इज 1 g साइन थीटा। नीचे आ गया बेटा 1 प्लस 2/5, 5 प्लस 2 दैट इज 7/5, तो दैट मीन्स इट इज 5/7 g साइन थीटा। अब आप ले लो एक्सेलरेशन फॉर हॉलो स्फीयर। अब जब हॉलो स्फीयर के लिए लेना है, तो g साइन थीटा 1 प्लस, अब आई क्या लेना है, 2/3 mr स्क्वायर, तो ये बटे क्या बन गया, 1 प्लस 2/3 मीन्स 5/3, तो दैट मीन्स इट इज 3/5 g साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह आप सॉलिड सिलेंडर के लिए भी निकाल सकते हो। तो अब आप अगर इसमें देखो तो किसकी वैल्यू ज्यादा बेटा, किसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है, दिस इज 0.7, दिस इज 0.6, दैट मीन्स acceleration of solid sphere is more than that of hollow sphere when you are taking both to be of the same mass and radius। दोनों का मास भी सेम है ना, और दोनों का रेडियस भी सेम है,
दैट मीन्स साइज और मास सेम होने के बावजूद भी उनकी एक्सेलरेशन में डिफरेंस है. क्यों डिफरेंस है? ड्यू टू वेरिएशन इन देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इसीलिए है ना. तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर हो गया. अब बेटा आपको एक मैं इसका ये जो आपको मैंने वैल्यूज कैलकुलेट की हैं ये आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बन के आ सकती हैं. कैसे कि आपको मैं ये कहूँ टू आइडेंटिकल सफियर्स one is solid and the other is hollow. How can you distinguish? क्या मतलब है बेटा? जैसे देखो अब आपको हो गए, पहले तो आपके दिमाग में यही बात बचनी कि भी हॉलो और सॉलिड का मास और साइज दोनों सेम कैसे हो सकता है. देखो तुम जो है सॉलिड सफियर जो लेना है वो तुम ऐसी मेटल ले लो जिसकी डेंसिटी कम है, और जो हॉलो सफियर है वो उस मेटल का हो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है. जैसे मान लो कि मैं हॉलो सफियर ले लूँ आयरन का, और जो सॉलिड सफियर है वो एल्युमिनियम का हो, तो हो सकता है. और ऊपर से क्या कर दिया, दोनों पे एक जैसी कोटिंग कर दी. अब तुम भी उसको देख थोड़े सकते हो, तुम्हारे को तो दोनों काले नज़र आ रहे हैं, है ना. नीचे एल्युमिनियम पता लग रहा है ना आयरन पता लग रहा है, कुछ नहीं. तो कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो इस कॉन्सेप्ट से वेरी इजी आपको मैंने ये देखो एक्सेलरेशन बताई. अब बेटा आप ये देखो टाइम टेकन by sphere to reach bottom. ठीक है, टाइम टेकन बाय स्फीयर टू रीच बॉटम फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट. पर्टिकुलर पॉइंट से यहां पहुंचना है, कितना टाइम लगेगा बेटा? L डिस्टेंस है 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. सिंपल फॉर्मूला S से ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. S डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज L, u इनिशियल वेलोसिटी इज 0, हाफ ए टी स्क्वेयर. दैट मीन्स व्हाट इज t? 2L बाय a अंडर द रूट. तो जो मैंने यहाँ लिखा था टाइम टेकन बाय स्फीयर टू रीच बॉटम, तो वो आपके पास बच्चे क्या बन रहा है? दैट इज 2L बाय a अंडर द रूट. अब अगर आप साइमल्टेनियसली दोनों सफियर्स को रोल करवा रहे हो फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो बेटा L दोनों में सेम हो गया. अब जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू ज़्यादा होगी उसको कम टाइम लगेगा. ठीक है, तो यहाँ से अब आप नेक्स्ट पॉइंट क्या कहोगे कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट A. तो दैट मीन्स एज वी आर टेकिंग कि एक्सेलरेशन of solid sphere is more than that of hollow sphere, it means that time taken by the solid sphere will be less than that of hollow sphere. So इसलिए बेटा जैसे ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था? टू आइडेंटिकल spheres, one is solid and other is hollow. हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश दैम? तो हम बड़ी सिंपल सी बात कहेंगे कि बोथ स्फीयर्स आर अलाउड टू रोल डाउन द इंक्लाइंड प्लेन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट. बोथ द स्फीयर्स आर अलाउड टू रोल डाउन द इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट. The sphere which will reach the bottom first, that is solid sphere. लिख दिया. उसके बाद कहोगे because में कहोगे कि t time taken to reach the bottom is given by 2L by a under the root. Acceleration in case of solid sphere is more than that of hollow sphere, so it will take less time
to reach the bottom, hence it will reach first at the bottom point. So clear हुआ? तो यानी कि जो एप्लीकेशंस हैं, अब अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑन रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी स्लाइडिंग, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली आप चलोगे, पॉइंट्स को लोगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी. सो प्लीज़ फॉलो ऑल द कॉन्सेप्ट्स. उन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करके आप प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करिए. यू विल डेफिनेटली डू दैट. तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा. यू विल इंजॉय कि हाँ भाई वाकई ही हमने कुछ सीखा है. तो कॉन्सेप्ट्स लर्न करने के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही होता है कि हाउ वी कैन अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स. और जब हम उन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम्स में खुद अप्लाई कर लेते हैं, दैट मीन्स अब हमें फिजिक्स आ गई. अदरवाइज जो समझाया आपने उसको लर्न कर लिया तो वो एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, बट टू सम एक्सटेंट, नॉट द टोटल अंडरस्टैंडिंग. ये नहीं कह सकते कि हाँ भी हमें आ गया. आएगा तभी जब हम खुद एप्लीकेशन पार्ट पे पहुंचेंगे. सो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स, like, share and subscribe. Thank you.